नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए या हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है संविधान के सभी प्रश्न कवर करने वाला है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 395 होने वाला है। संविधान की अनुसूची हो गया, भाग हो गया, संविधान संशोधन हो गया, संविधान के विदेशी स्रोत हो गया। इन सभी का हर एक टॉपिक का मैं आपको एक ही वीडियो में सभी कवर करा देंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इससे बात करें 2-3 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के सभी प्रश्न देखते हैं। उसके बाद अनुसूची देखेंगे, विदेशी स्रोत देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम अनुच्छेद और संविधान संशोधन देखेंगे। चलिए बारी बारी से कंप्लीट करते हैं। भाग 1 की बात करिए अनुच्छेद 104 में, जिसमें संघ और उसके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 2 की बात करिए अनुच्छेद 5 से 11 में, इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 से जो मौलिक अधिकार के इसमें उल्लेख किया गया है। भाग 4 की बात करें, जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग 4A में अनुच्छेद 51 है, जो मौलिक कर्तव्य जिसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 है, जिसमें संघ यानी केंद्र सरकार का उल्लेख है। भाग 6 की बात करें, जो अनुच्छेद 152 से 237 में, ये राज्य सरकार का उल्लेख करता है। भाग 8 की बात करें, अनुच्छेद 239 से 242 तक है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। भाग 9 की बात करें, ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, जिसमें पंचायत का उल्लेख है, जिसमें 73वां संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। भाग 9A की बात करिए, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है, इसमें नगर पालिका उल्लेख है और ये 74वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। भाग 11 की बात करें, अनुच्छेद 245 से 263 तक है, इसमें संघ और राज्य के भी संबंध का उल्लेख है। भाग 14 की बात करें, अनुच्छेद 308 से 323 तक है, इसमें संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं का उल्लेख है। भाग 15 की बात करें, अनुच्छेद 324 से 329A तक, इसमें चुनाव का उल्लेख है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। भाग 17 की बात करें, अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है। भाग 18 की बात करें, अनुच्छेद 352 से 360 तक, इसमें आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है। भाग 20 की बात करें, अनुच्छेद 368, इसमें संविधान संशोधन का उल्लेख है। अब चलिए भारतीय संविधान के सभी अनुसूची देख लेते हैं। बात करें भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 था, जो प्रशासन शक्ति के बंटवारे, वेतन, शपथ और भाषा जैसे विभिन्न संवैधानिक पहलू को विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इन्हें संविधान के विभिन्न संशोधन द्वारा समय समय पर जोड़ा गया है, जैसे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। सबसे पहले बात करते हैं, टोटल अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो पहली अनुसूची की बात करें, इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार का उल्लेख है, यानी सिंपल दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची की बात करें, इसमें शपथ का उल्लेख है, यानी शपथ ग्रहण के प्रारूप विधायिका या मंत्री, न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची की बात करें, इसमें राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों का आवंटन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में SC/ST का प्रावधान है, याद रखिएगा। छठी अनुसूची की बात करें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों के विशेष प्रावधान हैं। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे, यानी 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची सभी को पता है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची की बात करें, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है। यह प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची की बात करें, इसमें दल बदल का उल्लेख है, जिस आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है, जो 52वां संशोधन 1985 के जरिए जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी के उल्लेख है, जिसमें 73वां संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिका का उल्लेख है, जिसमें शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी का उल्लेख है। ये 74वां संशोधन 1992 के जरिए जोड़ा गया था। संशोधन अनुसूची की बात करें, मूल संविधान में 8 अनुसूची था, वर्तमान में 12 अनुसूची है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बाद जोड़ा गया।
अब चलिए भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 51A में है। पहला की बात करें, पहला मूल कर्तव्य जो है संविधान का पालन करना है, जिसमें संविधान, राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। दूसरा मूल कर्तव्य की बात करें, आदर्शों का पालन, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का पालन करना है। तीसरे की बात करें, संप्रभुता की रक्षा यानी भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना। ये आपको अनुच्छेद 51A के तहत 3 ऐसा दिया जाएगा, ठीक है। चौथे की बात करें, देश की रक्षा यानी राष्ट्र की सेवा करना है। पांचवें की बात करें, इसमें भाईचारे यानी आपसी भाईचारे की भावना विकसित करना और महिलाओं का सम्मान करना है। छठा मूल कर्तव्य सांस्कृतिक विरासत है, मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना है। सातवां मूल कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण है, वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करना है। आठवां मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी मानवतावाद, जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करना है। नौवां मूल कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना है। 10वां मूल कर्तव्य उत्कृष्ट यानी राष्ट्र की प्रगति के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा का अवसर, माता पिता विवाहक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये 26वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रमुख तथ्य की बात करें, मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, जिन्हें 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। ये कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन नैतिक दायित्व है। बात करें भारतीय संविधान के वर्तमान में 25 भाग, अनुच्छेद और 12 इसमें अनुच्छेद की बात करिए 395 तक है और 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 1950 में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। ये भाग देश के प्रशासनिक, विधायी और नागरिक अधिकारों की संरचना का वर्णन करते हैं, जिसमें संघ और राज्य, मौलिक अधिकार और नागरिकता जैसे विषय शामिल हैं। अब चलिए भारतीय संविधान में विभिन्न विदेशी स्रोत के प्रमुख संविधान लिए गए उसे सारे प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड से डीपीएसपी, कनाडा से संघीय व्यवस्था, रूस से मौलिक कर्तव्य और जर्मनी से आपातकाल शामिल है। बात करें भारतीय संविधान में प्रमुख विदेशी स्रोत की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति महाभियोग और राष्ट्रपति का पद लिया गया अमेरिका से। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया है। आयरलैंड से बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया है। कनाडा की बात करें, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, संघीय व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। रूस से बात करें यानी पूर्व सोवियत संघ इसका नाम था, इसे मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श लिए गए हैं। जर्मनी यानी बीमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श गणतंत्रत्व का ढांचा लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। अब चलिए सभी अनुच्छेद हम फटाफट कवर करते चलते हैं। अनुच्छेद 1 में बात करें तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उल्लेख है। अनुच्छेद 3 में राज्य के निर्माण तथा सीमाओं और नामों में परिवर्तन का उल्लेख है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन है। अनुच्छेद 12 में
राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। यहाँ से जो है 12 से 35 जो है मूल अधिकार शुरू हो रहा है। बाकी वहाँ से बात करें 5 से 11 में जो है नागरिकता का उल्लेख था। अब मूल अधिकार का अनुच्छेद 12 से शुरू होगा। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख, यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का उल्लेख है। अनुच्छेद 24 की बात करें, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 में धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 में अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार का उल्लेख है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है। इसे ही बाबा साहेब भीम अम्बेडकर द्वारा इसे ही संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अनुच्छेद 36 में परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन का उल्लेख है। यहाँ से डीपीएसपी शुरू हो रहा है, इसलिए याद रखें कि 36 से 51 जो है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 48 को में पर्यावरण, वन तथा वन्यजीवों की रक्षा का उल्लेख है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख है। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ हैं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के निर्वाचन का समय और रीति का उल्लेख है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने का उल्लेख है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त भरने के लिए निर्वाचन का उल्लेख है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 75 में मंत्री के बारे में उपबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं का उल्लेख है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन का उल्लेख है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद रिक्त होना या पद हटाए जाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति का उल्लेख है।
अनुच्छेद 92 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना का उल्लेख है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने का उल्लेख है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होने का उल्लेख है। अनुच्छेद 97 में सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 99 में संसद सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। अनुच्छेद 100 में संसद में मतदान रिक्ति के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति या कोरम का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 की बात करें, इसमें कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति का उल्लेख है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरणी बजट का उल्लेख है। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 में संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का स्थापना और गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्याय होने का उल्लेख है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान का उल्लेख है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 137 में निर्णय एवं आदर्शों के पुनर्विलोकन का उल्लेख है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 144 में सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारी के द्वारा उच्चतम न्यायालयों की सहायता का उल्लेख है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 150 में संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हता का उल्लेख है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्त का उल्लेख है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के संचालन का उल्लेख है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। अनुच्छेद 170 में सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना या पद से हटाए जाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होने का उल्लेख है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति के पद का रिक्त होना पद या त्याग पद से हटाए जाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्य का पालन व शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 185 में सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होने का उल्लेख है। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। अनुच्छेद 189
सदनों में मतदान रिक्त होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 199 में धन विदेश की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति का उल्लेख है। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ये सभी राज्य के बारे में किया जा रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने के राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का उल्लेख है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति और शर्त का उल्लेख है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख है। अनुच्छेद 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के अंतरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने के उच्चतम न्यायालय की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 में पंचायत नगर पालिका व सहकारी समिति का उल्लेख है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाए गए विधि और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति का उल्लेख है। अनुच्छेद 256 में राज्यों की संघ और संघ की बाध्यता का उल्लेख है। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण का उल्लेख है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय का उल्लेख है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्गीत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर का उल्लेख है। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें का उल्लेख है। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेने का उल्लेख है। अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेने का उल्लेख है। अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवाओं आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने या निलंबित किए जाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 323 क में प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 323 ख में अन्य विषयों के लिए अधिकरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने का उल्लेख है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 में लोक सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। अनुच्छेद 332 में राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 344 में भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव का उल्लेख है, यानी आपातकाल का उल्लेख जो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में इसका उपबंध राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 और आपातकाल की बात करें तो 352 हो जाएगा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है।
अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति है और उस प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख है और एक अनुच्छेद याद रखिए, एक अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है और अनुच्छेद 148 भी मैंने कराया हुआ है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अब चलिए संविधान संशोधन का प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अब तक 106 संशोधन किए जा चुके हैं। नवीनतम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 है, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। संविधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र को समयानुसार मजबूत और प्रासंगिक बनाने और यह संविधान संशोधन के सभी सूची का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन है, जिनमें दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित है। पहले प्रकार के संशोधन में वे शामिल जिन्हें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के संशोधन में वे शामिल हैं जो संसद द्वारा प्रत्येक सदन में निर्धारित विशेष बहुमत द्वारा प्रभावी किए जा सकते हैं। और तीसरे प्रकार के संशोधन में वे शामिल जिनकी आवश्यकता संसद के प्रत्येक सदन में ऐसे विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य विधानसभा द्वारा अनुसमर्थन से हो। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है टोटल दिया गया है, जितना भी संविधान संशोधन हुआ सभी दिया गया है। बाकी इम्पोर्टेंट जो होगा मैं उसको टैग करता जाऊँगा, उसको आप ज़्यादा याद करिएगा, ठीक है। फर्स्ट की बात करिए, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें भूमि सुधार कानूनों का संरक्षण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत प्रतिबंध का उल्लेख है, यानी फर्स्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन का उल्लेख है। तीसरा संशोधन 1954 में हुआ था, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। चौथा संविधान संशोधन 1955 में संपत्ति के अधिकार में संशोधन का उल्लेख है, ये याद रखिएगा। पांचवा संविधान संशोधन 1955 में ही हुआ था, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन में परिवर्तन का उल्लेख है। छठा संविधान संशोधन 1956 में अंतर्राज्यीय व्यापार की बिक्री कर का उल्लेख है। सातवां संशोधन 1956 में राज्यों को पुनर्गठन भाग ABCD समाप्त का उल्लेख है। आठवां संशोधन 1960 में SC/ST आरक्षण की अवधि बढ़ाया गया था। नौवां संविधान संशोधन 1960 में दादर नगर हवेली का भारत में विलय किया गया था। उसके बाद बात करें 10वां संशोधन 1961 में गोवा दमन द्वीप को भारत में विलय किया गया था। 11वां संशोधन 1961 में उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। 12वां संशोधन 1962 में गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 13वां संशोधन 1962 में नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया अनुच्छेद 371A के तहत। 14वां संशोधन 1962 में पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 15वां संशोधन 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवा नियुक्ति आयु का उल्लेख है। 16वें संशोधन 1963 में संप्रभुता अखंडता की शपथ का उल्लेख है। 17वां संशोधन 1964 में भूमि सुधार कानून को और सुरक्षा की व्यवस्था का उल्लेख है। 18वां संशोधन 1966 में पंजाब पुनर्गठन हरियाणा का गठन किया गया था। 19वां संशोधन 1966 में चुनाव याचिका ट्रिब्यूनल समाप्त का उल्लेख है। 20वां संशोधन 1966 में पिछली तिथि से कानूनों की वैधता का उल्लेख है। 21वां संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 22वां संशोधन 1969 में मेघालय राज्य का गठन किया गया था। 23वां संशोधन 1969 में SC/ST आरक्षण में संशोधन किया गया था। 24वां संशोधन 1971 में संसद के संविधान संशोधन में शक्ति स्पष्ट का उल्लेख किया गया था। 25वां संशोधन 1971 में संपत्ति के अधिकार में कटौती किया गया था। 26वां संशोधन 1971 में प्रीवी पर समाप्त किया गया था। 27वां संशोधन 1971 में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। 28वां संशोधन 1972 में न्यायिक सेवा शर्तें में संशोधन का उल्लेख है। 29वां संशोधन 1972 में केरल भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 30वां संशोधन 1972 में उच्च न्यायालय अपील प्रावधान का उल्लेख है। 31वां संशोधन 1973 में लोकसभा सीटों वृद्धि का उल्लेख है। 32वां संशोधन 1973 में सिक्किम को विशेष दर्जा दिया गया था। 33वां संशोधन 1974 में संसद के इस्तीफे का नियम का उल्लेख है। 34वां संशोधन 1974 में भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 35वां संशोधन 1974 में सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया था। 36वां संशोधन 1975 के जरिए सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था। 38वां संशोधन 1975 आपातकालीन शक्तियों में वृद्धि का उल्लेख है। 39वां संशोधन 1975 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनाव की न्यायिक समीक्षा से बाहर का उल्लेख है।
40वां संशोधन 1976 में तटीय क्षेत्र और द्वीप का उल्लेख है। 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 43वां संशोधन 1970 में 42वें संविधान के कई प्रावधान हटे गए थे। 44वां संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसका उल्लेख है। 45वां संशोधन 1980 में SC/ST आरक्षण की अवधि बढ़ाया गया था। 46वां संशोधन 1982 में बिक्री कर संशोधन हुआ था। 52वां संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। 58वां संशोधन 1987 में संविधान का हिंदी पाठ प्रमाणित किया गया था। 61वां संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 65वां संशोधन 1990 में राष्ट्रीय SC/ST आयोग का उल्लेख है। 69वां संशोधन 1991 में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का उल्लेख है। 71वां संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। 73वां संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है। 74वां संशोधन 1992 में नगर निकाय व्यवस्था का उल्लेख है। 77वां संशोधन 1995 पदोन्नति में SC/ST के आरक्षण का उल्लेख है। 80वां संशोधन 2000 में केंद्र राज्य का वितरण का उल्लेख है। 81वां संशोधन 2000 में बैकलॉग रिक्ति में आरक्षण का उल्लेख है। 84वां संशोधन 2001 में लोकसभा सीटें स्थिर का उल्लेख है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार सीमित का उल्लेख है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में नई भाषाएं जोड़ा गया था। 93वां संविधान संशोधन 2005 में शिक्षा में आरक्षण यानी अनुच्छेद 15(5) में जोड़ा गया था। 95वां संविधान संशोधन 2009 में SC/ST आरक्षण विस्तार किया गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति का उल्लेख है। 99वां संशोधन 2014 में बाद में से निरस्त कर दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता का उल्लेख है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में GST को लागू किया गया था। 102वां 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी OBC आयोग का उल्लेख है। 103 में 2019 में EWS आरक्षण का उल्लेख है। 104 में 2020 के एंग्लो इंडियन नियामक समाप्त को किया गया था। 105वां 2021 में OBC सूची बनाने के सक्रिय राज्यों का उल्लेख है। 106वां संविधान संशोधन 2023 में महिला आरक्षण को 33% किया गया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो ये जितने भी संविधान के प्रश्न थे ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कंप्लीट हो गया। इसी से आपको देखिएगा एग्जाम देकर आइएगा, आपको पता चलेगा, इसी से प्रश्न आपको जो भी बनेगा 2, 3 या 4 जितना भी बनेगा वो सभी इसी से बन जाएगा। इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कर लीजिएगा और इन सभी का PDF पाना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाकर उसके माध्यम से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको एग्जाम अपडेट, क्विज, PDF सारा मिलता रहता है। ज्वाइन कर लीजिएगा और अभी आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है SSC GD GK के नाम से, जाइए प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में मैं रीजनिंग का भी करा रहा हूँ जो दिल्ली पुलिस का सेम लेवल का रहेगा, आपके एग्जाम में वही आएगा। साथ में हिंदी का मैराथन मैंने RWBX यानी अंकित भाटी सर के बुक से करा दिया हुआ है, 12 घंटे का वीडियो है, उसको जाके कंप्लीट देख लीजिएगा। यानी 3 सेक्शन हिंदी, GK और रीजनिंग आपको इसी चैनल में मिल रहा है, जाकर उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए जाके जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहिए। बाकी 9 तारीख से हो सकता है आपका एग्जाम शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तो ऑफिशियल नहीं है लेकिन संभावना ज़्यादा है जो 9 तारीख से आपका एग्जाम शुरू होगा। इसलिए जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट अभी तक नहीं परचेज करे हैं तो कूपन कोड सावल लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जाकर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, जिसमें आपको सभी टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। जाके परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, जितना मॉक हो सके उतना लगाइए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।